बेटा, ओ बेटा, दरवाजा खोल दे, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। बाहर ही रह बुढ़िया, तूने और तेरी बेटी ने मेरी पूरी जिंदगी नरक बना दी है। अब मरो बारिश में, दोनों घर के अंदर पैर भी मत रखना। एक समय की बात है, चमनपुर राज्य में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जिसका नाम कमला था। उसकी एक बेटी थी वैशाली। कमला का बेटा मर चुका था, इसलिए घर में बहू मालिनी का ही राज चलता था। वो पूरे दिन आराम करती थी। वैशाली दिन भर लकड़ियां तोड़ के लाती थी और कमला घर का काम किया करती थी। एक दिन वैशाली की तबीयत खराब हो गई, वो काम करने नहीं जा पाई, तो मालिनी ने दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। माँ, मैं आज जंगल नहीं जा पाई लकड़ियाँ चुनने, इसलिए भाभी ने मेरे साथ तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दिया। मेरी वजह से तू कितनी बारिश में भीग रही है माँ। कैसी बातें कर रही है बेटा, तुझे इतना तेज बुखार है, तुझे बहू ने घर के बाहर निकाल दिया। मैं कैसी माँ हूँ, अपनी बुखार से तपती बच्ची को घर की छत भी नहीं दे सकती। अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। माँ, तुम ठीक कह रही हो, आज भैया होते तो भाभी को ये सब नहीं करने देते। फिर वैशाली सोचते हुए बोलती है, माँ, जब भाभी हमसे इतनी नफरत करती है तो हम भाभी के साथ क्यों रहते हैं? हम चलते हैं ना कहीं और। वैसे भी पूरे घर का काम तू अकेले करती है, मैं बाहर का करती हूँ। बस एक सर पे छत ही तो नहीं होगी, वो भी एक ना एक दिन हम बना ही लेंगे। भाभी की चार बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी ना रोज रोज। बेटा, तू और मैं निकल तो चलेंगे, लेकिन तेरी भाभी का क्या होगा? वो थोड़ी गुस्से वाली है। बेटा तो पहले ही चला गया, अब अगर हम भी उसका साथ छोड़ देंगे तो वो अकेले क्या करेगी? ये रोज की बात हो गई थी। कमला और वैशाली उसको चाह कर भी छोड़ नहीं सकते थे। एक मालिनी थी जो उन दोनों को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। पूरी रात दोनों माँ बेटी बारिश में भीगती रही और वैशाली का बुखार और भी ज्यादा तेज हो गया। वहीं दूसरी तरफ जमींदार के घर में एक मोहिनी नाम की औरत रहती थी। वो अपने पति चमन के साथ घर में बैठी रो रही थी। आज पूरा 1 साल हो गया है जी, मम्मी जी को हमें छोड़कर गए हुए। कभी कभी सोचती हूँ वो दिन भी कितना अच्छा था जब हम पूरे परिवार के साथ खुश थे। मम्मी जी के जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे सर पे से साया ही खत्म हो गया है। परेशान नहीं हो, वो जहाँ भी हैं खुश हैं। परेशान नहीं हो, वो जहाँ भी हैं खुश हैं। और ऊपर से तुझे ऐसे रोते हुए देखेंगी तो उनको बुरा लगेगा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी माँ नहीं खोई, तूने तेरी माँ को खोया है। वो तो समझने की बात है जी, सास भी माँ से कम नहीं होती। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। उधर कमला की बेटी है, पूरे दिन लकड़ी चुगती है, जंगलों में आदमियों की तरह मेहनत करके घर में कुछ खाने को लाती है। और कमला की बहू दोनों माँ बेटियों का जीना मुश्किल रखती है। तो जी उनको अपने घर ले आइए ना, हमारे घर में फिर से माँ की आहट होगी, एक छोटी बहन का प्यार होगा। ऊपर वाले का दिया हुआ सब है हमारे पास, किसी भी चीज की कमी नहीं है जी। कैसी बातें करती हैं? परिवार परिवार होता है। कमला की बहू कुछ काम नहीं करती, ना बाहर का ना घर का। वो भूखी मर जाएगी, करना तो उसको कुछ है नहीं, बस उसको ताने मारने आते हैं और सास ननद पे जुल्म करना। कमला सब कुछ कर सकती है, परंतु अपनी बहू को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। उधर जैसे ही बारिश रुकी तब सुबह हो चुकी थी। मालिनी ने दरवाजा खोला और वैशाली से बोली, सुबह हो गई है, अब जल्दी से जंगल जा या किसी के खेतों में जाकर कुछ सब्जियां मांग के लाना। घर में कुछ ढंग का लेकर घुसना, नहीं तो कल रात की तरह आज भी बाहर ही सोना पड़ेगा, समझी? बहू वैशाली, पूरी रात बुखार से तड़प रही थी मेरी बच्ची। कल रात एक पल के लिए भी नहीं सोई है। उसको घर के अंदर आने दे, कुछ आराम करेगी तो उसका बुखार उतर जाएगा। वैशाली की जगह मैं काम पर चली जाती हूँ बेटी। हाँ 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 हाँ, बुढ़िया, तेरे लिए घर के अंदर बहुत सारे काम है। बर्तन मांज ले, थोड़ा खाना पका ले, भूख से जान निकली जा रही है महारानी। कमला की लाख कोशिश के बाद भी मालिनी ने वैशाली को आराम नहीं करने दिया।
और काम पे भेज दिया। उधर मुखिया सभा में बैठे हुए थे। तभी एक बुढ़िया कांता सभा में आई और बोली, मुखिया जी, पूर्णिमा की 11 तारीख को तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उतना ही नहीं, आज से ही तुम्हारी हवेली में इसकी तबाही शुरू हो जाएगी। मुखिया यह सुनकर बहुत परेशान हो गया। उसने सामने देखा जहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जिसको देखकर मुखिया थोड़ा सा डर गया। उस बुढ़िया ने मुखिया को कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया और एकदम से सब कुछ बोल दिया। कौन हो तुम और ऐसे कैसे बोल सकती हो? भला हमारी मृत्यु क्यों होगी? हम तो तंदुरुस्त हैं। मैंने अपनी तंत्र विधि से सब कुछ पता लगा लिया है। तुम पे संकट का बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है। कैसा संकट? वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, परंतु इतना बता सकती हूँ, आज से ही तुम्हारी तबाही शुरू हो जाएगी। इतना बोलकर वो बुढ़िया जाने लगी तो मुखिया उसके पास आकर उससे बोला, तुम तंत्र मंत्र की मलिका हो तो हम तुमसे कुछ बात कहना चाहते हैं। तुम चाहे कुछ भी कहो, हमको तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है, नहीं तो हम क्रोध में आकर तुम्हें कुछ भी कर बैठेंगे। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर से मिलेगी। हम तुम्हारी बातों में एक पल को आए जरूर थे, डर भी गए थे, परंतु अब हमको लगता है कि तुम बस हमें डराना चाहती हो। अब निकल जाओ यहाँ से। मुखिया, मेरा काम था सच सच बताना। विश्वास करना या ना करना वो तेरी किस्मत है, पर याद रखना, जिस घमंड से तू मुझे भगा रहा है, वही घमंड तुझे सबसे बड़ा दुख देगा। तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। जा, कहीं और जाकर अपने तंत्र मंत्र की कहानियां सुना। मुखिया ने अपने सेवकों को इशारा किया। इस पागल औरत को यहाँ से निकालो। सेवक बुढ़िया की ओर बढ़े, लेकिन कांता ने अजीब सी हंसी हंसी। हंस ले मुखिया, हंस ले, पर याद रखना, आज की रात ही तेरा सुख चैन छीन जाएगा। जो तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, वही तुझसे सबसे ज्यादा दूर हो जाएगा। बकवास बंद कर, निकल जा यहाँ से। मुखिया उसको बोल ही रहा था, तभी मुखिया की पत्नी मोनी मुखिया को समझाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं जी? अगर इनकी कही बात सच हुई तो आप क्या करेंगे? तुम भी इसकी बातों में आ गई? हाँ, मैं उनकी बातों में आ गई, और क्या करूं? कम से कम वो बुढ़िया झूठी लगने के बजाय सच बोलती महसूस हुई। लेकिन तुम तो अपनी अकड़ और घमंड में इतने अंधे हो गए हो कि सच सामने होने पर भी देख नहीं सकते हो। अगर कुछ अनहोनी हुई तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। बस कर भाग्यवान, उस बुढ़िया की बातें मत कर। ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे इन अंधविश्वासों में नहीं पड़ना। मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। सुबह जल्दी निकलना है और मुझे आराम चाहिए। मोनी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुखिया ने खाना खाया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। मोनी भी उसके पीछे पीछे गई, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बुढ़िया की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। हे भगवान, वो सच तो नहीं बोल रही थी ना? कुछ अनहोनी तो नहीं हो जाएगी ना? तभी अचानक हवाएं और भी ज्यादा तेज हो गई। खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगी। मोनी उठकर खिड़की बंद करने गई। तभी उसे आंगन में कुछ साया सा दिखाई दिया। कौन कौन है वहां? पर जवाब में सिर्फ हवा की सिसकियां सुनाई दी। मोनी ने घबराकर पर्दा गिरा दिया और बिस्तर पर बैठ गई। तभी अचानक विक्रम के कमरे से चीखने की आवाज आई। बचाओ माँ, पिताजी, कोई मुझे बचाओ। मुखिया और मुनि दौड़कर विक्रम के कमरे में पहुंचे। विक्रम का शरीर कांप रहा था, आंखें लाल हो चुकी थी। बेटा, क्या हुआ तुझे? मुझे कोई देख रहा था। वो छाया, वो मुझे मार डालेगी। तभी कमरे में रखे दीपक की लौ एकदम से बुझ गई। सारा कमरा अंधेरे में डूब गया। विक्रम की चीख गूंजने लगी। हे भगवान, हे भगवान, मेरे बेटी को बचा लो। लेकिन कुछ ही पलों में विक्रम की सांसें थम चुकी थी। मुखिया ने उसे झंझोड़ने की कोशिश की, पर वो अब हमेशा हमेशा के लिए शांत हो चुका था।
नहीं, मेरा बेटा। विक्रम, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मेरा बेटा। नहीं, ये नहीं हो सकता। विक्रम, उठो बेटा, उठो, आंखें खोलो। पर विक्रम नहीं उठा। मुखिया घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो बुढ़िया सच कह रही थी। मैंने उसका अपमान किया और ये उसकी सजा है। मैंने कहा था ना, मैंने आपको मना किया था ना, पर आप नहीं माने। देखिए, अब मेरा बेटा मुझसे छिन गया है। विक्रम की मृत्यु के बाद मुखिया के घर में सन्नाटा छा गया। मोनी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मुखिया का सिर शर्म और पछतावे से झुका हुआ था। बुढ़िया कांता की कही बात अब सच साबित हो चुकी थी, लेकिन ये तो शुरुआत थी। कुछ दिन बाद, रामू, इस बार हमारी खेती अच्छी होनी चाहिए। मैंने बहुत पैसा लगाया है। हाँ मुखिया जी, पर कल रात कुछ अजीब हुआ। पूरा खेत बर्बाद हो गया। ना जाने कैसी काली आंधी आई और सारी फसल नष्ट हो गई। क्या? ये कैसे हो सकता है? मुखिया खेतों की ओर भागता है। वहां पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये किसी की साजिश है, मुझे पूरा यकीन है। पर मुखिया जी, कई लोगों ने खेतों के पास एक छाया को देखा है। लोग कहते हैं कि वो कांता बुढ़िया का श्राप है। बकवास बंद करो, मैं किसी श्राप में विश्वास नहीं करता। कुछ ही दिनों में मुखिया ने खेतों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए व्यापार पर ध्यान देना चाहा, लेकिन किस्मत ने वहां भी उसका साथ छोड़ दिया। मुखिया जी, आपने जो सामान हमें बेचा वो तो खराब निकला। इससे हमारा भारी नुकसान हो गया है। पर यह कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद उसकी जांच करवाई थी। जांच? लोग कहते हैं कि आप पर किसी का श्राप है और अब हमें भी उसमें घसीट लिया। अब हम आपके साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। व्यापारी गुस्से में वहां से चला जाता है। गांव में चर्चा होने लगी कि मुखिया के घर पर बुढ़िया कांता का श्राप है। लोग अब उससे दूर भागने लगे। मुखिया जी का समय अब खराब चल रहा है। वो अपने पद के लायक नहीं रहे। इतनी बुरी घटनाएं हो रही हैं। बेटा चला गया, फसल नष्ट हो गई, व्यापार भी खत्म। ये तो गांव का दुर्भाग्य है। हमारी भलाई के लिए बेहतर होगा कि मुखिया जी अपना पद छोड़ दें। सभी ने सहमति जताई। मुखिया हक्का बक्का रह गया। अब तो कोई और रास्ता नहीं बचा। अगर सच में इस संकट से निकलना है तो कांता के पास ही जाना होगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं उसका सामना करूंगा। तो आखिरकार तू आ ही गया मुखिया। हाँ, मैं आ गया। तुम सही थी। मैंने तुम्हारा अपमान किया और आज मैं उसकी सजा भुगत रहा हूँ। मेरा बेटा चला गया, मेरा व्यापार खत्म हो गया और अब मेरा मुखिया पद भी छिन गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कांता बाई। मुझसे गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं मुखिया, अपनी करनी से माफी मांग तू। तूने मेरी चेतावनी को मजाक समझा, पर कुदरत ने तुझे उसका जवाब दे दिया। मुझे कुछ भी करने को कहो, बस मेरे बेटे की आत्मा को शांति दो और इस अभिशाप से मुझे मुक्त करो। आप तुम समझे मुखिया, मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य ही करूंगी। जो भी करना है बता कांता, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मेरे लिए तुम्हें एक सूती साड़ी और कुछ पूजा का सामान लाना होगा। तभी मैं पूजा करके तुम्हारे बेटे की आत्मा को शांति दिला सकती हूँ और तुम्हारे घर के अभिशाप को दूर कर सकती हूँ। ठीक है कांता, मैं सब कुछ लाऊंगा। बस तुम इस श्राप को खत्म कर दो और मेरे बेटे की आत्मा को शांति दो। मुखिया भारी मन से वहाँ से चला जाता है। कांता के चेहरे पर कुटिल मुस्कान खिल उठती है। वह अपने आदमियों को इशारे से बुलाती है। देखा तुम लोगों ने, मेरी चाल कितनी कामयाब रही। अब पूरा गांव मेरे पैरों में झुकेगा। बिल्कुल कांता, अब तो मुखिया भी तुम्हारे इशारे पर नाचेगा। और नाचेगा क्यों नहीं? मैंने उसके दिमाग में ऐसा डर जो भर दिया है कि अब वो अपनी परछाई से भी डरेगा। अब ये गांव मेरी मुट्ठी में है। मैं जो कहूंगी वही होगा।
वाह कांता, तुम्हारी चालाकी के आगे तो बड़े बड़े भी हार मान लेंगे। अब देखना कैसे पूरे गांव को मैं अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। और ये मुखिया, अब तो उसे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। कांता अपने आदमियों के साथ कुटिल हंसी हंस रही थी। तभी दरवाजे पर मुखिया आता है, हाथ में साड़ी और पूजा का सामान लिए। कांता उसकी ओर देखकर अचानक चेहरे पर नकली दयालुता के भाव लाती है। कांता, ये रहा सारा सामान। अब तुम अपनी पूजा शुरू करो और मेरे बेटे की आत्मा को शांति दो। अरे मुखिया जी, चिंता मत कीजिए, मैं तो आपकी मदद के लिए ही हूँ। बस देखते जाइए, मेरी पूजा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुखिया एक तरफ खड़ा हो जाता है। कांता ने पूजा की सामग्री को सजाया और मंत्र बुदबुदाने लगी, पर असल में उसका ध्यान पूजा पर नहीं था। वह दिखावे के लिए आंखें बंद कर लेती और धीरे धीरे सिर हिलाती, जैसे कोई शक्ति अनुष्ठान कर रही हो। हे आत्मा, अगर तू भटक रही है तो शांति पा। मुखिया की प्रार्थना स्वीकार कर, स्वीकार कर। कुछ देर ऐसे ही चलता रहा। फिर कांता आंखें खोलती है और चेहरे पर संतोष का भाव लाकर बोलती है, हो गया मुखिया जी, आपकी प्रार्थना पूरी हुई। अब आपका बेटा शांति से सो सकेगा। धन्यवाद कांता, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुखिया कांता को ढेर सारा पैसा देता है। कांता पैसे लेते हुए अंदर ही अंदर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अब तो मेरे पास दौलत भी आ गई और गांव में भी मेरा डर बैठ गया है। ये मुखिया अब मेरा सबसे बड़ा मोहरा बन चुका है। मुखिया वहां से चला जाता है। कांता अपने आदमियों की तरफ देखती है और कुटिल मुस्कान के साथ बोलती है, अब हमें अगला शिकार चुनना चाहिए। चलो, अब बारी है कमला की बहू मालिनी की। एक बार वो मेरी बातों में आ गई तो पूरा घर मेरे इशारों पर नाचेगा। सुना है कमला को पूरे गांव वाले अच्छी और नेक औरत मानते हैं और उसकी बहू को वो एक आंख भी नहीं भाती। अब समय है कमला और मालिनी की आग को और भी तेज भड़काने का। कमला की बहू मालिनी आंगन में बैठी घर के काम कर रही थी। तभी कांता वहां पर पहुंचती है। अरे मालिनी बिटिया, कैसी हो? तुम तो बड़ी थकी थकी सी लग रही हो। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ ठीक हूँ, बस घर के कामों में थोड़ी सी थकान हो जाती है। अरे बिटिया, ये तो होना ही था। घर में इतना काम और ऊपर से जिम्मेदारियों का बोझ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसे? मैंने अपनी सिद्धियों से कितनों की मुश्किलों को आसान कर दिया है। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए भी पूजा कर सकती हूँ। इससे घर की सारी बुरी ऊर्जा दूर हो जाएगी और तुम्हारे अनुसार सब कुछ चलने लगेगा। लेकिन माँ जी, ये सब तो... देखो बिटिया, दुनिया में जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। मेरी पूजा से सब कुछ बदल जाएगा। तुम बस मेरा कहा मानो और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन माँ जी, ये सब कैसे संभव होगा? तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र सिखाऊंगी जिससे तुम इस गांव की रानी बन जाओगी। रानी, कोई भी तुम्हारी बात टाल नहीं सकेगा। रानी? पर मैं तो बस एक साधारण सी औरत हूँ। यही तो मेरी चिंता है बेटिया। तुम्हारा पति भी चला गया और तुम्हारे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब तुम अकेली हो। तुम्हारे दुख मुझसे देखे नहीं जाते हैं बिटिया। आपको ये सब कैसे पता कि मेरे माता पिता नहीं है? मुझे सब कुछ पता है बिटिया। मैं सिद्धियां जानती हूँ। मंत्र साधना के बल पर मैंने सब कुछ देख लिया है तुम्हारे बारे में। लेकिन ये सब... हाँ, डरने की जरूरत नहीं है बिटिया। तुम बस मेरी बात मानो। रात को अपने सारे जेवर लेकर मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें वो मंत्र सिखा दूंगी जिससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ठीक है माई, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर मालिनी घर के अंदर चली जाती है। कांता के चेहरे पर कुटिल हंसी फैल जाती है। मेरे आदमियों ने जो खबर दी थी वो बिल्कुल सही निकली। अब मालिनी भी मेरी बातों में आ गई। जल्द ही इसके सारे जीवर मेरे होंगे।
और मैं पूरे गांव की महारानी बन जाऊंगी। मालिनी घर के अंदर जाती है। उसका मन बेचैन था, लेकिन कांता के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वह धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ती है और जेवर निकालने लगती है। तभी वैशाली वहां पर आ जाती है। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? सारे जेवर निकाल रही हैं। कुछ खास बात है क्या? कुछ नहीं वैशाली, बस मुझे थोड़ा सा काम है। पर अचानक से इतने सारे जेवर, कहीं आप किसी परेशानी में तो नहीं है ना भाभी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक पूजा करवानी थी। भाभी, पूजा? और वो भी कांता के कहने पर? भाभी, आप जानती हैं ना कि वो कितनी चालाक और धोखेबाज औरत है। तुम नहीं समझोगी वैशाली। माँ जी ने कहा है कि वो मेरी तकलीफें दूर कर सकती है। अगर इस पूजा से सब कुछ ठीक हो सकता है तो इसमें बुरा क्या है? भाभी, मुझे डर लग रहा है, कहीं ये सब कोई चाल न हो, बस इसीलिए कह रही थी। आप, मैं वो करूंगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। भाभी, आपको क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे अब किसी की भी फिक्र नहीं है। जो कुछ मेरा है वो अब कांता का होगा, समझी तुम? कमला हैरान रह जाती है। वैशाली घर के सारे गहने और कीमती सामान इकट्ठा करने लगती है। भाभी रुक जाइए, भाभी रुक जाइए, ये आप नहीं, कोई और है जिसने आपको वश में कर लिया है। आप कुछ नहीं हो सकता। कमला अपने कमरे में बैठ जाती है और रोने लगती है। उसकी आंखों में बेबसी और चिंता झलक रही थी। तभी उसकी माँ की यादें उसे घेर लेती हैं। मोहिनी की यादें जो मरने के बाद भी उसके दिल में जीवित हैं। माँ, आपने हमेशा सिखाया कि सच्चाई की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। कमला उठती है, अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और दृढ़ निश्चय करती है, अब और नहीं, मैं अपनी बहू को कांता के चंगुल से आजाद करवा के ही दम लूंगी। वह बिना देर किए मुखिया के घर की ओर बढ़ती है। मुखिया अपने आंगन में बैठा था। तभी कमला वहां पर पहुंचती है। मुखिया जी, अब और सहन नहीं होता, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या हुआ कमला, इतनी परेशान क्यों हो? वो कांता, वो मेरी बहू मालिनी को अपने चंगुल में फंसा चुकी है। जैसे उसने पूरे गांव को अपने जाल में फंसाया, वैसे ही अब वो मेरी बहू को भी फंसा रही है। कांता, क्या किया है उसने? मुखिया जी, मैं कांता को बचपन से जानती हूँ। ये जो खुद को तंत्र मंत्र की ज्ञाता बताती है, असल में वो सिर्फ और सिर्फ धोखेबाज है। ना उसे कोई मंत्र आता है, ना ही उसे कोई सिद्धि आती है। बस अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से वो लोगों को बहलाती रहती है। क्या तुम ये पक्के तौर पर कह सकती हो? हाँ मुखिया जी, वो औरत लोगों के डर का फायदा उठाती है। उसने मेरी बहू को भी बहला फुसलाकर अपने वश में कर लिया है। वो अब मालिनी को भी लूटना चाहती है, जैसे उसने औरों को लूटा है। उसने मेरे बेटे की आत्मा की शांति का झूठा नाटक किया और मैं उसकी बातों में आ गया। अब वो तुम्हारी बहू के पीछे पड़ी है। बहुत हो गया, अब मैं उसे उसके झूठ का अंजाम दिखाऊंगा। मुखिया जी, हमें उसे चौपाल में बुलाकर सबके सामने उसकी सच्चाई सामने लानी होगी। गांव वालों को भी पता चल सके कि वो किसके झांसे में आ चुके हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो कमला। अब कांता को उसके हर झूठ का जवाब देना होगा। मैं अभी चौपाल में बुलावा भिजवाता हूँ। चौपाल में गांव वाले इकट्ठा होते हैं। चारों तरफ फुसफुसाहट हो रही है। मुखिया और कमला सामने खड़े होते हैं। कुछ देर बाद कांता वहां पर पहुंचती है। कांता, तुमने हमारे घरों को बर्बाद किया, हमारी बहुओं को अपने वश में कर लिया और अब सच सबके सामने आ चुका है। तूने तो हमारे बेटे को भी नहीं छोड़ा कांता। तूने उसे अपने आदमियों से मरवा दिया, सिर्फ अपना राज चलाने के लिए। हाँ, मैंने किया ये सब। मुझे मजा आता है दूसरों की खुशियां छीनने में, उनके घर उजाड़ने में। लेकिन अब मेरा सच सबके सामने आ गया है तो क्या? कोई मुझसे छीन नहीं सकता जो सब कुछ मैंने रचा है। नहीं कांता, सच्चाई की जीत होती है, चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो। तूने झूठ,
छल और मक्कारी से गांव वालों को डराया, उनकी भावना से खेला, लेकिन अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। कांता बहन, मेरी बात सुनो। मैंने जो भी किया वो सिर्फ अपनी मजबूरी के लिए किया है। मजबूरी? तेरी मजबूरी ने मेरे बेटे की आत्मा तक को छलने की कोशिश की। तूने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, गांव वालों को डराया और लूटा। हाँ, कांता को सजा मिलनी चाहिए, इसे गांव से निकाल दो। तूने अपने लालच और पाप की आग में न जाने कितनों की खुशियां छीन ली, लेकिन अब और नहीं। ये गांव अब तेरी छाया से भी दूर रहेगा। कांता, हम पंचायत के फैसले के अनुसार तुझे इस गांव से निकालते हैं। तू आज के बाद कभी इस गांव में कदम नहीं रखेगी। हाँ कांता, तू इस गांव में कभी मत आना। मैं चली जाऊंगी। अब इस गांव पर कोई साया नहीं रहेगा। आखिर सच्चाई की जीत हुई सच्चाई की। तुमने जो किया है उसके लिए पूरा गांव हमेशा तुम्हारा ऋणी रहेगा। कमला, तुमने न सिर्फ अपने घर को बचाया, बल्कि पूरे गांव को भी कांता के जाल से मुक्त कर दिया है। कभी कभी बुराई बड़ी शक्तिशाली लगती है, लेकिन सच्चाई का सामना होते ही वो मिट्टी में मिल जाती है। माँ, आपकी सीख ने ही मुझे आज ये लड़ाई जीतने की ताकत दी है।